हेलो स्टूडेंट्स, वाईसीसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमारा सर्कल ये लेसन शुरू है। ओके, और इसके पहले हमारा प्रैक्टिस से 3.3 कंप्लीट हो चुका था, जस्ट इसका रिवीजन। और आज हम लेने वाले हैं प्रैक्टिस से 3.4। ओके, जैसे देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है 3.4। ओके, लेकिन सबसे पहले इस प्रैक्टिस सेट को समझने के पहले कुछ चीजें हमें समझनी है। ओके, कुछ इंफॉर्मेशन हमें समझनी है। अगर ये ठीक से हम समझ सकते हैं तब जाके हम प्रैक्टिस सेट 3.4 को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो क्या क्या पढ़ने वाले देखो इसमें। सबसे पहले तो इसमें पढ़ना है इंस्क्राइब्ड एंगल, ओके, इंटरसेप्टेड आर्क, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, उसके बाद में थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम, उसके बाद में कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम, और इसके बाद हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.4। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास। ओके, तो सबसे पहले देखिए आप स्क्रीन पर इंस्क्राइब्ड एंगल। क्या होता है इंस्क्राइब्ड एंगल? ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। ओके, देखिए अगर आपको एक सर्कल दिया होगा, देखिए ठीक से, ये आपको सर्कल दिया है। ओके, ये आपको सर्कल दिया है, इसका ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। देन एक एंगल दिया है ABC, लेकिन आपको कंडीशन दिया होगा कि एंगल ABC का जो वर्टेक्स पॉइंट है B, ये B होना चाहिए कहां पर? सर्कल पर कहीं तो भी होना चाहिए, ऑन द सर्कल। ये जो B पॉइंट है किसी एंगल का वर्टेक्स पॉइंट, ये कहां पर होना चाहिए? ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ध्यान में रखना। ओके, और उसके जो पहली साइड है एंगल की AB, ये इस सर्कल के लिए सिकेंट बनना चाहिए। देखिए आप ठीक से, ये AB सिकेंट बन गई है। ओके, हम इसे बोल सकते हैं सिकेंट। ओके, देन सेकंड जो साइड है BC, ये भी इस सर्कल के लिए सिकेंट बननी चाहिए। ओके, ध्यान में रखना, सिकेंट। ओके, BC। तो अब यहां पर ये जो एंगल फॉर्म होगा, एंगल ABC, इसे कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। ओके, बहुत सिंपल है। किसी एंगल का वर्टेक्स पॉइंट ऑन द सर्कल है, ठीक है, उस एंगल का एक साइड सिकेंट होगा, मतलब सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करके जाएगा। ओके, और सेकंड साइड भी ये सिकेंट होगा, ये भी सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करके जाएगा। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा इसे कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। ओके, और ध्यान में रखना कि इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजर कितना होता है? उसने जो आर्क इंटरसेप्टेड किया है, आर्क AC, इसके हाफ होता है। वैसे मैं आपको आगे बताने वाला हूं, उसे ही कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि किसी भी इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजर उसने जो आर्क इंटरसेप्टेड किया है उसके हाफ होता है। मतलब ये अगर 50 डिग्री होगा तो उसके हाफ ये होगा 25 डिग्री। ये आपको समझ में रखना है, ध्यान में रखना इसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल के बाद में, देखो आप स्क्रीन पर क्या आता है, इसके बाद में आता है इंटरसेप्टेड आर्क। अब क्या होता है इंटरसेप्टेड आर्क? यहां पर मैं 3 डायग्राम ड्रॉ करता हूं, देखो ठीक से देखना, 3 डायग्राम। ओके, ये पहला, ये एक सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट, और इसमें ये एंगल दिया है, देखो आप ठीक से, ABC। ओके, और एक सेकंड डायग्राम है फिर से। ओके, यहां पर दिया है एंगल PQR, देखो ठीक से आप, PQR, और यहां पर दिया है MN।
ओके। और एक थर्ड डायग्राम है, ये थर्ड डायग्राम, ठीक है। और यहां पर एंगल दिया है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ओके। अब ये फर्स्ट डायग्राम, ये सेकंड डायग्राम, और ये है थर्ड डायग्राम, ओके। हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? इंटरसेप्टेड आर्क, ओके। क्या होता है देखिए इंटरसेप्टेड आर्क। अब इस फर्स्ट डायग्राम में ये जो एंगल एबीसी है, इस एंगल एबीसी के इंटीरियर पार्ट में, अंदर में, इस सर्कल का जो आर्क आता है, ये देखो एसी आर्क, जिसे मैं शेडेड कर रहा हूं, आर्क एसी, आर्क एसी, ठीक है। इसे कहते हैं इंटरसेप्टेड आर्क बाय एंगल एबीसी, ओके, ठीक है। देखो यहां पर मैं लिखता हूं आर्क एसी इज इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्टेड बाय एंगल एबीसी, बाय एंगल एबीसी। ये ध्यान में रखना है आपको फर्स्ट डायग्राम के लिए। सेकंड डायग्राम के लिए देखो एंगल यहां पर कौन सा फॉर्म हुआ, देखो पी क्यू आर, और इस पी क्यू आर के इंटीरियर में, अंदर में, यहां पर दो आर्क इंटरसेप्टेड हुए। कौन से? देखो आर्क एम एन और दूसरा आर्क पी आर, ओके। आर्क एम एन और आर्क पी आर, ऐसे दो आर्क। तो यहां पर एंगल पी क्यू आर ने दोनों आर्क को इंटरसेप्टेड किया है। तो यहां पर हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? देखो आर्क एम एन एंड आर्क पी आर, ठीक है, आर इंटरसेप्टेड, आर इंटरसेप्टेड बाय एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ठीक है। मतलब एंगल के इंटीरियर में जो आर्क आता है सर्कल का, उसे कहते हैं इंटरसेप्टेड आर्क, ओके। थर्ड डायग्राम में देखिए अभी आप, थर्ड डायग्राम में कौन सा एंगल है? एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड। तो इसमें देखिए एंगल एक्स वाई जेड ने कौन सा आर्क इंटरसेप्टेड किया? देखो एक्स जेड, ओके। देखो एंगल के इंटीरियर में आर्क एक्स जेड आ रहा है, तो इसका मतलब कि आर्क एक्स जेड इज इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्टेड बाय एंगल, कौन सा एंगल इंटरसेप्टेड किया? देखो एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड। और आपके समझ में क्या बता रहा हूं मैं कि एंगल के इंटीरियर में सर्कल का जो आर्क आता है, इसे कहते हैं इंटरसेप्टेड आर्क, ओके। ध्यान में रखना इसे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए इसे मैं सबसे पहले मिटा देता हूं। ये जस्ट हमारा रिवीजन शुरू है, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं दे सकते इसके लिए, ओके ओके। इसके बाद में इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, देखिए आप इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको इंस्क्राइब्ड एंगल का डेफिनेशन बताया, एंगल बताया, समझा कर दिया, उसमें मैंने आपको बता चुका हूं कि इंस्क्राइब्ड एंगल का थ्योरम का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए एक बार ठीक से, अब ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या होता है? द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल, देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज half the measure of the arc intercepted by it, ओके। मतलब इसका क्या होता है? देखो अभी ठीक से, ये आपको सर्कल दिया होगा, ओके, सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ये आपको सर्कल दिया है, ये सेंटर पॉइंट है, और इसमें कोई इंस्क्राइब्ड एंगल दिया होगा। देखो ये इंस्क्राइब्ड एंगल, मैं इसे नाम देता हूं एबीसी, ठीक है। तो इस थ्योरम का मतलब क्या होता है कि सर्कल में जो भी इंस्क्राइब्ड एंगल होगा, ये इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा? ए बी सी, ओके। मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, इसका मेजर होता है इसने जो आर्क इंटरसेप्टेड किया है। देखो आर्क कौन सा इंटरसेप्टेड किया है? ए सी, बराबर है।
एंगल एबीसी ने आर्क एसी इंटरसेप्टेड किया है, इसलिए इस इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का मतलब होता है कि किसी भी इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजर कितना होता है, उसने जो आर्क इंटरसेप्टेड किया उसके हाफ होता है, इस इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ। मतलब ये 70 डिग्री होगा तो इसका हाफ ये होगा 35 डिग्री। ठीक है, ये अगर 100 डिग्री होगा तो ये इसका हाफ हो जाएगा 50 डिग्री। ओके, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कि एंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, कौन सा आर्क, एसी। ओके, ये ध्यान में आपको रखना है, बहुत ही सिंपल है। किसी भी इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजर उसने जो आर्क इंटरसेप्टेड किया है उसके हाफ होता है। ओके, ठीक है। इसका प्रूफ आपको एग्जाम में आता है कभी कभी। ठीक है, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए, इसका मैं आपको प्रूफ सेंड कर सकता हूं। बहुत सिंपल प्रूफ है इसका, लेकिन एग्जाम में आता है कभी, और ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, जो अभी अभी हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हुआ है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कौन सा, कि किसी भी इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजर उसने जो आर्क इंटरसेप्टेड किया उसके हाफ होता है। ठीक है, तो यही इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का कुछ प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो आप, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। पहला प्रॉपर्टी देखो आप ठीक से, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों प्रॉपर्टी हमें समझना है। ठीक है, देखो पहला प्रॉपर्टी, एक आपको सर्कल दिया होगा। ठीक है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, देखो इसका मतलब क्या होता है, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब यहां से ये देखो ठीक से, ये इतना आर्क है, पहले मैं आर्क यहां पर निकाल देता हूं। ओके, ठीक है, ये है आर्क ए से लेकर यहां तक बी तक। ओके, और इतने आर्क में अगर एक से ज्यादा एंगल्स अगर इंस्क्राइब्ड होते होंगे तो वो सबके सब एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पर एक सबसे पहले एक एंगल निकालता हूं, देखिए आप ठीक से, जो मैंने डार्क शेडेड आर्क निकाला है इसी में इंस्क्राइब्ड होना चाहिए। मतलब पहला एंगल ADB, ओके, ये वाला एंगल। ठीक है, ADB, इतने आर्क में मैंने इंस्क्राइब्ड इसे निकाला हूं मैं। ठीक है, और एक सेकंड एंगल होगा, ठीक से देखो, ओके, ये वाला, इसे मैं नाम देता हूं एंगल APB। ओके, देखो ये दोनों के दोनों एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है। ओके, दोनों के दोनों एंगल, एंगल D और एंगल P, एंगल ADB और एंगल APB, दोनों के दोनों सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का मेजर क्या हो जाएगा, सेम। वही आपको प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, देखिए आप ठीक से, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसे एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कैसे एंगल्स, जो एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड होते हैं। ओके, तो यहां पर एंगल D, वन लेटर से नाम लिखता हूं मैं, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल P के साथ में। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, अब सेकंड प्रॉपर्टी देखो आप, क्या दिया है सेकंड प्रॉपर्टी, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। मतलब एखादा कोई एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होता होगा। ओके, कोई भी एंगल अगर सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होता होगा तो वो एंगल होता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। मतलब हम उसे बोल सकते हैं राइट एंगल। ठीक है, देखो इसका डायग्राम कैसे रहेगा, देखो ये एक सर्कल, ओके, ये सेंटर पॉइंट। ठीक है,
हम यहां पर सेमी सर्कल निकालते हैं, सेमी सर्कल, जिसके लिए हमें डायमीटर निकालना पड़ेगा, ये ए बी डायमीटर। ओके, तो ऊपर का एक सेमी सर्कल, नीचे का एक सेमी सर्कल। तो अब एक ऐसा इंस्क्राइब्ड एंगल निकालना है जो सेमी सर्कल में, अब देखो सेमी सर्कल मतलब मैं ऊपर का लेता हूं, ठीक है, ऊपर का सेमी सर्कल, ठीक है, नीचे में भी सेमी सर्कल है लेकिन मैं ऊपर का लेता हूं। अब ऊपर के सेमी सर्कल में कोई एंगल इंस्क्राइब्ड होगा, देखो कैसे, ये देखो ऐसे। ओके, आ रहा आपके समझ में? मतलब एंगल का वर्टेक्स पॉइंट अगर मैं P लेता हूं तो ये सेमी सर्कल पर होना चाहिए एंगल P का वर्टेक्स पॉइंट। मतलब ये जो एंगल होगा, एंगल APB, ये होगा राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, आ रहा समझ में आपके कि कोई भी एंगल अगर सेमी सर्कल में इंस्क्राइब होता होगा तो वो एंगल होगा राइट एंगल। तो यहां पर एंगल APB ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद में साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ओके, पहले मैं इसे मिटा देता हूं, तब तक आप वो डेफिनेशन पढ़ो। देखो क्या दिया है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ओके, देखिए, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ओके, देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या। देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इफ ऑल वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, if all vertices of a quadrilateral lie on the same circle, then it is called a cyclic quadrilateral। बहुत ही सिंपल है, देखो ज्यादा समय नहीं लगाते हम, बहुत सिंपल है। अगर आपको एक क्वाड्रिलैटरल दिया होगा, अब जैसे ये मान लो कि ABCD है, ओके, ABCD, इसके वर्टाइसेस कौन से हो जाएंगे, पॉइंट A, B, C और D। ठीक है, ये चारों के चारों वर्टाइसेस, ये चारों के चारों वर्टाइसेस कहां पर होने चाहिए, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। मतलब कि अगर मैंने एक सर्कल यहां पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और यह पहला वर्टेक्स पॉइंट A यहां पर होगा, दूसरा वर्टेक्स पॉइंट B यहां पर होगा, ठीक है, तीसरा वर्टेक्स पॉइंट ये भी सर्कल पर होगा, और ये फोर्थ वर्टेक्स पॉइंट D ये भी ऑन द सर्कल, सर्कल पर होगा। तो ये जो क्वाड्रिलैटरल आपको मिलेगा ABCD, ये हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ओके, बहुत ही सिंपल है, किसी भी क्वाड्रिलैटरल के ऑल वर्टाइसेस ये अगर सर्कल पर है, ठीक है, तो ऐसे क्वाड्रिलैटरल को हम कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। मतलब यहां पर क्वाड्रिलैटरल ABCD is called cyclic quadrilateral। ओके, ये ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है इसमें, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मतलब ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, अब इसका थ्योरम क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसी डायग्राम में मैं आपको समझा कर देता हूं। इसी डायग्राम में देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, देखो, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। ओके, देखो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो इसके जो अपोजिट एंगल्स है ये क्या हो गए, अपोजिट एंगल्स, जो आमने सामने एंगल्स होते हैं उसे कहते हैं अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल अगर है तो इसके अपोजिट एंगल्स ये हो गए सप्लीमेंट्री। मतलब कि उनके मेजर का अगर एडिशन करते हैं एंगल A प्लस एंगल C तो वो हमें मिलेगा 180 डिग्री। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, इफ क्वाड्रिलैटरल ABCD is a cyclic। ओके, ये कौन सा है, साइक्लिक दिया है, देन इसके जो अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स
ठीक है, अपोजिट एंगल मतलब कौन से, ए और सी, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, ये हो जाएंगे सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब उनका एडिशन हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट पेयर के लिए एंगल ए प्लस एंगल सी का एडिशन हो जाएगा 180 डिग्री। सेकंड पेयर देखो कौन सा इसमें, और एंगल बी प्लस एंगल डी, सेकंड पेयर मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी, इनका भी एडिशन हो जाएगा 180 डिग्री। और आपके समझ में, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो इसके अपोजिट एंगल्स ये हो जाएंगे सप्लीमेंट्री। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, कैसे, आपको दिया होता है कि एंगल ए ये 80 डिग्री का एंगल है ए, और ये साइक्लिक दिया है, तो आपको एंगल सी फाइंड करने के लिए आता है। तो आप कैसे फाइंड करोगे कि आपको समझ में आना चाहिए कि यार ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, मतलब कि अपोजिट एंगल्स इसके 180, इनका एडिशन हो जाएगा। तो इन दोनों में से एक दिया है 80, तो दूसरा निकालने के लिए 180 में से इस 80 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। ऐसे 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, समझो। ठीक है, ओके, ये हुआ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ओके, अब इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट, देखो, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम, जो मैंने अभी आपको क्वाड्रिलैटरल थ्योरम बताया, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम, अब इसका प्रॉपर्टी समझना है, मतलब कॉरोलरी, कॉरोलरी का मतलब होता है प्रॉपर्टी या फिर सब थ्योरम। ओके, तो अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम का प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए वो भी मैं आपको समझा कर देता हूं, ठीक से समझना। जो स्टेटमेंट दिया है उसे एक बार आप पढ़ लो, देखो क्या दिया है स्टेटमेंट में। ओके, ये दिया है साइक्लिक, ओके, एबीसीडी इज अ साइक्लिक। अब ये जो प्रॉपर्टी दिया है इसको मैं आपको समझा कर देता हूं। देखो सबसे पहले आप स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देखो एन एक्सटीरियर एंगल, देखो एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दिया है इसके बाहर का एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, जो बाहर का एंगल होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं बाहर का एंगल निकालता हूं। देखो एक्सटीरियर एंगल कैसा होगा, देखो एबीसीडी का एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए कोई भी एक साइड को आपको जस्ट एक्सटेंड करना पड़ता है, एक तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। ठीक है, मैं इस बीसी को राइट साइड में एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, ओके, और यहां पर मैं लिखता हूं पी पॉइंट। अब देखिए इस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ये वाला, कौन सा, पढ़ो इसे नाम, एंगल डीसीपी। ओके, एंगल डीसीपी, ठीक है, यहां पर लिखता हूं मैं देन के बाद में। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है डीसीपी, मेजर ऑफ एंगल डीसीपी, ये क्या होने वाला है, कॉन्ग्रुएंट होने वाला है या फिर इक्वल होने वाला है। ठीक है, किससे इक्वल होने वाला है, देखो आगे क्या दिया है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज कॉन्ग्रुएंट, किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, टू द एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। मतलब क्या होता है, देखो अभी ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल होगा, किससे इक्वल होगा, कि इसका जो एडजेसेंट एंगल है, देखो ये वाला पास का एंगल, इसे बोलेंगे हम एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर का ये हुआ एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल के अपोजिट एंगल के साथ में, मतलब किसके साथ में, एंगल ए के साथ में, ये एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों एंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मतलब एक्सटीरियर एंगल अगर मान लो कि ये 110 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल अगर 110 डिग्री है, तो इसका एडजेसेंट का जो अपोजिट एंगल होगा ए, ये भी होगा 110 डिग्री, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल डीसीपी, देखो यहां पर मैंने लिखा है मेजर ऑफ एंगल डीसीपी, ये इक्वल हो जाएगा, किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल ए के साथ में। ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल ए, बस ये आपको ध्यान में रखना, इसे हम कहेंगे प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। ओके, कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, इसका यूज होता है समझो, तो आपके तब ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट इसके बाद में कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हमारा शुरू है, जो थ्योरम हो चुका है, उसी का कन्वर्स समझना है। इसी डायग्राम में मैं आपको समझा कर देने वाला हूं, ठीक है। तो अभी जो एक्सटीरियर एंगल है इससे मैं मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, देखिए यह है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। सॉरी, एक मिनट, इसकी कोई जरूरत नहीं है इस डायग्राम की, हमें कन्वर्स लेना है। ओके, देखो अभी क्या होता है कन्वर्स में। इसमें एक्चुअल आपको दो कंडीशन दिया है, एक फर्स्ट कंडीशन और एक सेकंड कंडीशन, जिसमें से मैं आपको ये फर्स्ट कंडीशन समझा कर देता हूं। देखिए क्या दिया है फर्स्ट कंडीशन में, पढ़िए। इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल बोला है, मतलब एक साधा क्वाड्रिलैटरल आपको दिया है और उसका अपोजिट एंगल्स का ओनली अ पेयर, मतलब वन पेयर इज सप्लीमेंट्री, देखो यहाँ पर दिया है इज सप्लीमेंट्री, देन द क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक। मतलब एक आपको क्वाड्रिलैटरल दिया होगा, अगर दिया होगा और उसके अपोजिट एंगल्स के दोनों पेयर में से एक पेयर अगर सप्लीमेंट्री होगा तो वो क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा साइक्लिक। ओके, देखो डायग्राम थ्रू में अच्छे से आपको समझा कर देता हूं। देखो अगर आपको ये क्वाड्रिलैटरल दिया है, ओके, ए बी सी डी, ओके, और इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, ठीक है, फिलहाल ये साइक्लिक नहीं है, इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, ये साधा ए बी सी डी आपको क्वाड्रिलैटरल दिया है और इसमें इफ कंडीशन, अगर इसके अपोजिट एंगल्स के दोनों पेयर में से कोई भी एक पेयर अगर सप्लीमेंट्री होगा, अब दोनों पेयर मतलब कौन से हो गए, एंगल ए और एंगल सी, ये फर्स्ट पेयर हो जाएगा, एंगल बी और एंगल डी ये सेकंड पेयर हो जाएगा। तो दोनों पेयर में से एक ही पेयर काफी है, ठीक है, तो एक ही पेयर, कोई भी एक पेयर, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, अपोजिट एंगल्स का पेयर अगर सप्लीमेंट्री होगा, मतलब उनका एडिशन 180 अगर आता होगा, ठीक है, एक तो ये पेयर होगा या फिर और सेकंड पेयर मैं लिखता हूं, ठीक है, दोनों पेयर की जरूरत नहीं है, एक ही पेयर की जरूरत है, ठीक है, और मैं दूसरा पेयर लेता हूं, या फिर एंगल मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी, एक तो ये पेयर पहला पेयर या दूसरा पेयर अगर सप्लीमेंट्री है, दोनों की जरूरत नहीं है, मैं आपको ठीक से समझा रहा हूं, देखो आप ठीक से समझे इससे मैं क्या बता रहा हूं, दोनों पेयर की जरूरत नहीं है, दोनों में से सिर्फ एक ही पेयर काफी है, इनफ है। अगर अपोजिट एंगल्स का एक पेयर, कोई भी एक पेयर अगर सप्लीमेंट्री है तो देन ये जो आपको क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी दिया है ये हो जाएगा साइक्लिक। ओके, देन क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज फॉर्म साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। आ रहा आपके समझ में, मतलब सबसे पहले वो साइक्लिक नहीं है, सबसे पहले वो साइक्लिक नहीं है, ठीक है, एक क्वाड्रिलैटरल दिया है और अगर उसके अपोजिट एंगल्स के जो पेयर्स है वो अगर सप्लीमेंट्री होगा, एक तो पहला पेयर या फिर दूसरा पेयर, दोनों में से एक पेयर, अगर अपोजिट एंगल्स का एक पेयर अगर सप्लीमेंट्री होगा तो वो एबीसीडी जो एक आपको दिया होगा क्वाड्रिलैटरल वो बन जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, इसके जो दो कंडीशन आपको दिए हैं, दोनों कंडीशन में से कोई तो भी एक कंडीशन पर एक क्वेश्चन होता ही है प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ करो, एक आपको एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल दिया जाएगा, ठीक है, उसके अपोजिट एंगल्स आपको देखना रहेगा कि 180 उनका एडिशन आता है या नहीं आता, अगर आता है तो वो हो जाएगा साइक्लिक। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट कंडीशन और अब हम लेते हैं सेकंड कंडीशन। ठीक है, देखिए अब सेकंड कंडीशन भी सिंपल है, क्या होता है देखो सेकंड कंडीशन में ओके,
ये देखिए आपके स्क्रीन पर सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, सबसे पहले इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। ओके, इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन sustained equal angles at 2 distinct points which lie on the same side of the line, then the 4 points are concyclic. ओके, हमने पढ़ा है, लेकिन इसको मैं ठीक से आपको डायग्राम थ्रू मैं आपको समझा कर देता हूं। सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही समझा कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा बहुत आपके समझ में आ जाएगा, और उसके बाद में फिर डायग्राम थ्रू। देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, देखो ठीक से लास्ट में क्या लिखा हुआ है, then the 4 points are concyclic. then the 4 points are concyclic. चारों पॉइंट्स को हम कहेंगे concyclic, लेकिन कब कहेंगे, जब चारों पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट में से एक लाइन जाती होगी, ठीक है, चारों पॉइंट में से कोई तो भी 2 पॉइंट में से एक लाइन जाती होगी, और बाकी के जो 2 पॉइंट्स है उस लाइन के सेम साइड पर अगर होगे, सेम साइड पर अगर होगे, ठीक है, और सेम साइड पर जो पॉइंट्स होंगे उसके साथ में जो एंगल फॉर्म होगा वो अगर कॉन्ग्रुएंट होगे, तो उन चारों पॉइंट्स को हम कहेंगे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने आपको समझा कर दिया है। ओके, अब अच्छे से हम डायग्राम क्या यूज करके हम इसे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वो 4 पॉइंट्स। ठीक है, लेट 4 पॉइंट्स। ओके, अब 4 पॉइंट्स कौन से लेते हैं हम, ए पॉइंट लेते हैं, बी लेते हैं, सी लेते हैं और डी लेते हैं। ठीक है, अब इसका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए ठीक से समझ लेना। चारों पॉइंट में से किसी भी 2 पॉइंट में से एक लाइन पास होना चाहिए, किसी भी 2 पॉइंट में से, किसी भी 2 पॉइंट में से। ठीक है, देखो मैं यहां से इन चारों में से 2 पॉइंट लेता हूं, एक ए पॉइंट, ठीक है, और एक पॉइंट लेता हूं मैं सी पॉइंट। ओके, देखिए, और इन दोनों पॉइंट में से एक लाइन पास होना चाहिए। ओके, हमेशा ध्यान में रखना कि 2 पॉइंट में से एक लाइन पास हो सकती है। ये हो गई एक लाइन पास, ए सी लाइन, ए और सी पॉइंट में से पास हो गई है। ठीक है, ए और सी दोनों पॉइंट में से एक लाइन पास हो गई। अब हमारे पास बाकी के 2 पॉइंट्स कौन से, देखो बी पॉइंट और डी पॉइंट। तो बाकी के 2 पॉइंट्स कहां पर होने चाहिए, इस लाइन के सेम साइड पर होने चाहिए। सेम साइड, सेम साइड मतलब एक तो ऊपर की साइड, नहीं तो नीचे की साइड। ठीक है, कौन से पॉइंट्स, ए और सी को छोड़कर बी और डी, तो मैं ऊपर में निकालता हूं, यहां पर बी पॉइंट लेता हूं, ठीक है, और जो डी पॉइंट है मैं यहां पर लेता हूं। और आपके समझ में, ये डी पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट और ये सी पॉइंट। ठीक है, क्या समझा कर बता रहा हूं मैं कि 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट में से एक लाइन पास होनी चाहिए, और बाकी के 2 पॉइंट्स इस लाइन के सेम साइड पर होने चाहिए। और इसके साथ में इस बी और डी के साथ में जो एंगल फॉर्म होगा, देखो इनका ऐसे, मतलब एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल जो फॉर्म होगा ए बी सी, और ए डी और सी के साथ में जो एंगल फॉर्म होगा, देखो ए डी सी, ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों के दोनों एंगल होने चाहिए कॉन्ग्रुएंट। इस तरह से अगर कंडीशन दिया है, ये दोनों के दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये अगर 40 डिग्री का है तो ये भी होना चाहिए 40 डिग्री का। ओके, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। इस तरह से अगर कंडीशन दिया है, तब हम बोल सकते हैं ये चारों पॉइंट्स को कि आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। आ रहा समझ में आपके? ठीक है, चारों पॉइंट में से 2 पॉइंट में से एक लाइन पास होना चाहिए, बाकी के 2 पॉइंट्स लाइन के सेम साइड पर होने चाहिए, और किस तरह से होने चाहिए कि उनके साथ में जो एंगल फॉर्म होगा, ये दोनों को दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये चारों पॉइंट्स को हम कहेंगे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। ओके, देखो यहां पर हमें कैसे लिखना पड़ता है, कैसे लिखना पड़ता है, देखो अगर क्वेश्चन भी आता है तो ऐसे आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, देखो इफ, ठीक है, if points B and D, points B and, if points B and D lies on the same side of line, कौन से लाइन, AC। और आपके समझ में, यही मैंने आपको बताया हूं
कि लाइन AC के सेम साइड पर ये B और D पॉइंट्स होने चाहिए, सच दैट, ठीक है, सच दैट कैसे होने चाहिए कि जो एंगल फॉर्म होगा एंगल ABC, एंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके साथ में, एंगल ADC के साथ में, एंगल ADC के साथ में। अगर ऐसा कंडीशन दिया है तो देन, ओके, देन ये चारों पॉइंट्स को हम कहेंगे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, ओके। देन पॉइंट्स A, B, C, D are called कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। आ रहा आपके समझ में मतलब, और इसका मतलब क्या होगा कि चारों पॉइंट्स को जोड़कर जो क्वाड्रिलैटरल बनेगा वो होगा साइक्लिक, मतलब पॉइंट्स को कहेंगे हम कॉन्साइक्लिक और जो क्वाड्रिलैटरल बनेगा उसे बोलेंगे हम साइक्लिक। और क्वाड्रिलैटरल ABCD इज फॉर्म साइक्लिक, ओके, इसे और बोलो या फिर दैट इज बोलो, ठीक है, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, समझो। ये हुआ कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। इसके दो कंडीशन है, एक इसके पहले का मैंने कंडीशन आपको बताया हूं और ये वाला सेकंड कंडीशन, ठीक है। और दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन पर क्वेश्चन होता है प्रूफ करने के लिए। एक क्वाड्रिलैटरल दिया होता है और हमें प्रूफ करना पड़ता है कि ये साइक्लिक है या नहीं है, ठीक है, साइक्लिक है या नहीं है। अगर उसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो गए तो वो साइक्लिक होगा, ठीक है। या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है या नहीं, ये प्रूफ करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चारों पॉइंट में से दो पॉइंट में से एक लाइन पास होनी चाहिए, लाइन के सेम साइड पर बाकी के दो पॉइंट्स होने चाहिए, उनके साथ में जो एंगल फॉर्म होगा वो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये चारों पॉइंट्स को हम बोलेंगे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, ओके। चलिए इसके बाद में हम लेते हैं फोर इंपॉर्टेंट फार्मूले। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले है, काम के फार्मूले है, आपको समझा कर देता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूं। अब ये चार फार्मूले क्या है, देखिए ठीक से समझना, क्योंकि इस लेसन का ये बेसिक पार्ट है और आगे वाले एक्सरसाइज में और एक एंगल आने वाला है। यहां पर मैं 4 एंगल्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, ठीक है, और वो सब मैं समझा कर दिया हूं, उसमें से सिर्फ 2 आपके लिए नए होंगे। समझो, देखिए 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले क्या है, ओके। सबसे पहले यहां पर मैं एक सर्कल निकालता हूं, ओके, बहुत बड़ा सर्कल नहीं निकालता क्योंकि इसमें मुझे 4 सर्कल निकालने हैं। ये एक पहला सर्कल, ये सेंटर पॉइंट, और यहां पर एक इंस्क्राइब एंगल निकालता हूं। देखिए इसे मैं नाम देता हूं ABC, ठीक है, ओके। एक दूसरी डायग्राम निकालता हूं, ये फर्स्ट डायग्राम, फिर से एक सर्कल निकालता हूं, छोटे छोटे सर्कल निकालना है मुझे, यहां पर एक एंगल निकालता हूं, यहां पर भी मैं नाम देता हूं ABC, ओके, ABC, और यहां पर नाम देता हूं मैं PQ, ओके। ये फर्स्ट डायग्राम, ये सेकंड डायग्राम, ओके। यहां पर निकलता हूं एक थर्ड डायग्राम, फिर से एक सर्कल, ये सेंटर पॉइंट, लेकिन अब की बार मैं एंगल ऐसे निकाल, ठीक से समझना, ये जो इंपॉर्टेंट मैं आपको फार्मूले बता रहा हूं, ओके, ABC। अब ये तीनों डायग्राम में आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, और एक और डायग्राम यहां पर निकालता हूं मैं, ये सेंटर पॉइंट, आ रहा कुछ समझ में आपके, ये ABC पॉइंट, ओके। ये फोर्थ डायग्राम, इस लेसन का बेस है, ठीक से समझना। देखो मैं क्या बताता हूं,
फर्स्ट डायग्राम में ये जो एंगल एबीसी है इसका वर्टेक्स पॉइंट ऑन द सर्कल है, ठीक है। सेकंड डायग्राम में देखो आप, एंगल एबीसी का वर्टेक्स पॉइंट इन द एक्सटीरियर है, बाहर है। यहां पर ऑन द सर्कल है वर्टेक्स पॉइंट, यहां पर सर्कल के बाहर है, ठीक है। यहां पर देखो आप ठीक से, जो सर्कल बना है उसमें जो एंगल है एबीसी उसका वर्टेक्स पॉइंट सर्कल के अंदर में है, अंदर में मतलब इंटीरियर में, ओके। और यहां पर देखो आप, एंगल एबीसी का वर्टेक्स पॉइंट ये सेंटर बना हो, इसके बारे में मैंने आपको नॉलेज दिया हो, ये इसके बारे में भी मैंने आपको नॉलेज दिया हो, ठीक है। सिर्फ ये दो आपके लिए नए हैं, ऐसे मिलकर ये मैंने आपको इसका हेडिंग लिखा है मैंने यहां पर 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले, ठीक है। अब ये चारों कंडीशन के लिए हम ये जो एंगल एबीसी यहां पर फॉर्म हुआ है, एंगल एबीसी, वहां पर भी एंगल एबीसी, यहां पर भी एंगल एबीसी, तो इसका मेजर कितना होगा वो हमें फाइंड करना है अलग अलग कंडीशन में। अगर वर्टेक्स पॉइंट सर्कल पर है तो एंगल एबीसी का मेजर ऑफ एंगल एबीसी, ठीक है, ध्यान में रखना। अगर एंगल का वर्टेक्स पॉइंट सर्कल पर है तो ये होता है इंस्क्राइब्ड एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल। तो इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजर कितना होता है? हाफ होता है। इस एंगल का मेजर कितना होता है? हाफ होता है। किसके हाफ होता है? जो आर्क इंटरसेप्टेड किया है एसी, इसके हाफ, मतलब हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एसी, एसी। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ये इंस्क्राइब्ड एंगल के समय मैंने आपको समझा कर दिया था, ठीक है। किसी भी एंगल का वर्टेक्स पॉइंट अगर सर्कल पर है तो उसका मेजर होता है इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ। ये फर्स्ट डायग्राम के लिए ध्यान में रखना है इसे। अब सेकंड डायग्राम में देखो, एंगल एबीसी का वर्टेक्स पॉइंट कहां पर है? एक्सटीरियर में। तो ऐसे कंडीशन में एंगल एबीसी का मेजर ऑफ एंगल एबीसी, ठीक है, इसका मेजर कितना होता है ठीक से देखना। इसने यहां पर दो आर्क इंटरसेप्टेड किए, पीक्यू और एसी, ओके। तो एंगल एबीसी का मेजर यहां पर भी हाफ होता है, यहां पर भी हाफ होता है, यहां पर भी हाफ होता है। लेकिन हाफ किसका करना पड़ता है हमें? कि जितने भी दोनों आर्क्स इंटरसेप्टेड किए हैं इनके डिफरेंस के हाफ, मतलब सब्ट्रैक्शन के हाफ, मतलब एसी में से पीक्यू माइनस कर देंगे। आर्क एसी माइनस आर्क पीक्यू। जब एक्सटीरियर में पॉइंट होता है तो ये एंगल दो आर्क को इंटरसेप्ट करेगा, ओके। और तब उस एंगल का हमें मेजर फाइंड करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हाफ। लेकिन किसका हाफ? ये जो दो आर्क इंटरसेप्टेड किए हैं इनके सब्ट्रैक्शन का हाफ, ओके। ये ध्यान में रखना है। और थर्ड डायग्राम में आप ठीक से देखो, अभी यहां पर जो एंगल एबीसी है वर्टेक्स पॉइंट देखो कहां पर है? इंटीरियर में। तो ऐसे समय इस एंगल का मेजर कितना होता है? देखो, मेजर ऑफ एंगल एबीसी इज इक्वल टू, यहां पर भी हाफ ही होता है, लेकिन किसके हाफ होता है? देखो ठीक से, अभी इस एंगल ने जो आर्क इंटरसेप्टेड किया, कौन सा आर्क है? देखो एसी। तो यहां पर हमें लेना पड़ेगा आर्क एसी, और इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा। जैसे यहां पर माइनस करना पड़ता है, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस। लेकिन कौन सा आर्क आएगा प्लस में? इस एंगल का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। देखो, मैं ए बी को नीचे एक्सटेंड करता हूं, बीसी को ऊपर में एक्सटेंड करता हूं, तो इस एंगल का आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलेगा। इस वर्टिकली अपोजिट एंगल ने ये जो आर्क इंटरसेप्टेड किया है, ओके, मैं इसे नाम देता हूं पीक्यू, ठीक है। तो एसी और पीक्यू का एडिशन और उसके हाफ, आर्क पीक्यू। और आपके समझ में, अगर इंटीरियर में वर्टेक्स पॉइंट है किसी एंगल का, तो इसका मतलब कि उस एंगल का मेजर हाफ होगा। लेकिन किसके हाफ होगा? उसने जो आर्क इंटरसेप्टेड किया वो आर्क, और उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ने जो आर्क इंटरसेप्ट किया, उन दोनों के एडिशन के हाफ। ये आपको ध्यान में रखना है। और फोर्थ डायग्राम के लिए देखिए अभी आप ठीक से, एंगल एबीसी का वर्टेक्स पॉइंट क्या है? सर्कल का सेंटर। ये मैंने आपको बताया पहले। तो एंगल का वर्टेक्स पॉइंट अगर सर्कल का सेंटर है तो इसे हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। इसे हम क्या बोलते हैं? हम सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल का मेजर कितना होता है? जो आर्क इंटरसेप्टेड किया है उससे इक्वल होता है। मतलब मेजर ऑफ एंगल एबीसी फोर्थ के लिए ये इक्वल हो जाएगा, इसमें हाफ नहीं होता, ये इक्वल हो जाएगा। किससे इक्वल हो जाएगा? इंटरसेप्टेड आर्क एसी से, मतलब मेजर ऑफ आर्क एसी। बस यहां पर दोनों सेम हो जाएगा। ये चार फार्मूले एज अ फार्मूले आपको ध्यान में रखना है।
ओके। ओके, इसके बाद में हम लेते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4। सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए, अब हम लेते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4। ओके, प्रैक्टिस सेट 3.4 के लिए जो भी हमें पढ़ना था बेसिक, हमने सब पढ़ा है। अब उस सब का यूज करके हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कि जो कॉर्ड AB दिया है, ये कॉर्ड AB, ये किसके साथ में इक्वल दिया है, रेडियस के साथ में इक्वल दिया है। कॉर्ड AB रेडियस के साथ में इक्वल। ओके, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 4 हमें आंसर फाइंड करने हैं। एंगल AOB, सेकंड एंगल ACB, उसके बाद में आर्क AB और आर्क ACB। ओके, तो सबसे पहले मैं ये डायग्राम यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं। देखिए, एक सर्कल दिया है इसमें। ओके, इसमें कॉर्ड AB दिया है और ये कॉर्ड AB किसके साथ में इक्वल दिया है, रेडियस के साथ में इक्वल दिया है। मतलब क्या हुआ कि कॉर्ड AB ये रेडियस के साथ में इक्वल, तो ये कॉर्ड AB ये दोनों रेडियस के साथ में इक्वल, मतलब OA और OB के साथ में इक्वल, मतलब ये तीनों साइड क्या हो जाएगा, सेम। ओके, और ऊपर में दिया है C पॉइंट, इसको ज्वाइन करते हैं हम B के साथ में। ओके, ठीक है। ये जो ऊपर का डायग्राम है इसे मैं गायब कर देता हूं। ओके, ठीक है। देखिए अभी ठीक से देखना। अभी इस डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कॉर्ड AB ये रेडियस OA और OB के साथ में इक्वल दिया है। इसका मतलब AB, OA और OB ये तीनों भी साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, जब तीनों साइड किसी ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है, आपको पता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड सेम, मतलब वो हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, बराबर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और आपको उसका प्रॉपर्टी पता होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का, जैसे साइड्स इक्वल होते हैं वैसे ही इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, एंगल O, एंगल A और एंगल B, ये तीनों भी एंगल्स एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ओके। और तीनों एंगल जब इक्वल होते हैं तो ईच एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जैसे साइड सेम होती है वैसे ही उसके ऑल एंगल्स भी सेम होते हैं, और ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये होता है 60। मतलब इसका मतलब कि ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा A, और एंगल B भी 60 डिग्री का एंगल। और आपके समझ में, तो A और B इन दोनों एंगल की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ एंगल O की जरूरत है। तो यहां पर मैं लिखता हूं 60 डिग्री। ठीक है, अगर लिखना है तो थोड़ी देर के लिए हम लिख सकते हैं ये 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ओके। अब देखो उसमें फर्स्ट आंसर क्या फाइंड करना है, एंगल AOB किधर है, देखो एंगल AOB। ओके, एंगल AOB कितने डिग्री का हो गया, 60। ये हमारा फर्स्ट आंसर, यहां पर लिखता हूं मैं आंसर 1। ठीक है, कौन सा आंसर निकालना था हमें, AOB। तो एंगल AOB, देखो AOB ये हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, आपको मैं आंसर लिखकर नहीं दे रहा हूं, जस्ट आपको मैं समझा कर दे रहा हूं। ठीक है, इसका अगर आपको आंसर चाहिए है तो मुझे व्हाट्सएप पर SMS कीजिए, मैं आपको इसका डिटेल आंसर मैं आपको सेंड कर सकता हूं। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर है
9890417054। ओके, इस नंबर पे आप मुझे एसएमएस कीजिए व्हाट्सएप पर, इसका डिटेल आंसर मैं आपको सेंड कर सकता हूं। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अगर कोई कमेंट्स अगर होगा आपके पास, अगर आपको अच्छा लगता होगा मेरा पढ़ाना या फिर कुछ वैल्यू मिलती होगी आपको, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब हमने फर्स्ट आंसर तो निकाल लिया, एंगल एओबी 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके ऑल एंगल 60 डिग्री के, तो एंगल ओबी 60 डिग्री का, और वही हमारा फर्स्ट आंसर एंगल एओबी 60 डिग्री। अब सेकंड एंगल देखो क्या फाइंड करना है। देखो आप क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेकंड एंगल, एंगल एसीबी। ओके, सेकंड आंसर हमें निकालना है एंगल एसीबी। कहां पर है, देखो एसीबी। ओके, ये देखो एसीबी, ये एंगल हमें फाइंड करना है। अगर ये एंगल फाइंड करना है तो इसने कौन सा आर्क इंटरसेप्टेड किया, देखो आर्क एबी, ये हमें मालूम रहना जरूरी है बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, देखो एंगल का वर्टेक्स पॉइंट ऑन द सर्कल है, जो एंगल फाइंड करना है एसीबी, इसका वर्टेक्स पॉइंट कहां पर है, ऑन द सर्कल, मतलब ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। और इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजर कितना होता है, जो आर्क इंटरसेप्टेड किया एबी उसके हाफ, एबी के हाफ। ठीक है, अब एबी पता है क्या हमारे पास है क्या, नहीं है, लेकिन हम एबी निकाल सकते हैं क्योंकि एबी का सेंट्रल एंगल देखो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। एओबी ये है सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो आर्क का सेंट्रल एंगल आपको 60 डिग्री का दिया है, तो ये आर्क भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब आर्क एबी कितना हुआ, 60, और इस आर्क के हाफ ये इंस्क्राइब्ड एंगल होगा, मतलब 60 के हाफ ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके, तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम एंगल एसीबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एबी। ठीक है, और यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हाफ ऑफ आर्क एबी, इसका मेजर कितना फाइंड किया हमने, 60, क्योंकि उसके सेंट्रल एंगल का मेजर 60 है, तो आर्क एबी का भी मेजर होगा 60। तो यहां पर पुट करेंगे 60, 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर मिलेगा 30। एंगल एसीबी हुआ 30। और आपके समझ में, ठीक है। अब उसमें थर्ड आंसर देखो क्या फाइंड करना है। थर्ड आंसर आर्क ए बी, वो तो हमने पहले ही फाइंड किया आर्क ए बी, है ना। तो इसका मतलब कि मेजर ऑफ आर्क ए बी हमने पहले ही फाइंड किया। कितना फाइंड किया आर्क ए बी, 60 डिग्री का। तो यह हम लिखेंगे यहां पर 60। ठीक है। अब फोर्थ आंसर क्या फाइंड करना है, देखो आर्क एसीबी किधर है, देखो आर्क एसीबी डायग्राम में देखो, आर्क एसीबी दिखा आपको, ये मेजर आर्क एसीबी, ये हुआ माइनर आर्क। मैंने आपको बताया था ये कॉर्ड एबी के वजह से दो पार्ट हो जाएंगे, तो ये छोटे पार्ट को कहेंगे हम माइनर आर्क एबी, और ये जो ऊपर का आर्क है एसीबी से कहेंगे हम मेजर आर्क। अब मेजर आर्क का मेजर कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, टोटल 360 में से ये माइनर आर्क का मेजर हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देखो फोर्थ आंसर क्या है, मेजर ऑफ आर्क एसीबी, एसीबी ये हो जाएगा मेजर आर्क, मेजर आर्क। ठीक है, तो मेजर आर्क का मेजर कैसे फाइंड करते, 360 डिग्री में से माइनस करते हम माइनर आर्क। ओके, माइनर आर्क, तो 360 में से माइनर आर्क देखो कौन सा है, एबी, आर्क एबी, ये हम माइनस कर देते। तो 360 डिग्री में से एबी का मेजर देखो कितना फाइंड किया हमने, 60 डिग्री, और 360 में से 60 माइनस किया, तो ये आंसर हमें मिलेगा 300 डिग्री। हो गए चारों के चारों आंसर्स। ओके, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम लेंगे सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूं। हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो स्पेस खाली करनी पड़ेगी लिखने के लिए, है ना। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसे ठीक से पढ़ो, अभी ठीक से समझना इसे भी। इसमें भी आपको 4 आंसर फाइंड करने। देखो सबसे पहले आंसर कौन कौन से फाइंड करने देख लो। एंगल पी क्यू आर,
डायग्राम में एक बार देख लो, नजर मार दो, पी क्यू आर। ओके, सेकंड आंसर मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, आर्क पी क्यू आर, आर्क पी क्यू आर। ओके, एंगल भी पी क्यू आर फाइंड करना है, आर्क भी फाइंड करना है पी क्यू आर। थर्ड आंसर क्या फाइंड करना है, देखो आर्क क्यू आर किधर है, देखो आर्क क्यू आर, ये आर्क क्यू आर, इतना ही आर्क। और फोर्थ आंसर फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, मतलब ये इंस्क्राइब एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक। ओ साइक्लिक, मतलब अभी पी क्यू आर एस साइक्लिक दिया है तो उसका प्रॉपर्टी हमें यूज करना पड़ेगा। साइक्लिक के अपोजिट एंगल्स पता है आपको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम कि उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। अगर दोनों में से एक दिया होगा तो दूसरा फाइंड करने के लिए 180 में से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और यहां पर दिया है साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर क्यू। देखो पी क्यू कॉर्ड और आर क्यू कॉर्ड ये दोनों भी क्या दिया है, कॉन्ग्रुएंट, और एंगल एस दिया है 110। चलो मैं इसका डायग्राम निकालता हूं। सबसे पहले देखो ठीक से समझना इसे, ये सेंटर नहीं भी निकाला तो भी चलता। इसमें दिया है पी आर, ओके, यहां पर एस पॉइंट, यहां पर दिया है क्यू पॉइंट, पी एस को ज्वाइन किया है, एस आर को ज्वाइन किया है, उसके बाद में पी क्यू को ज्वाइन किया है और क्यू आर को ज्वाइन किया। ठीक है, ये हुआ डायग्राम। अब ये जो ओरिजिनल डायग्राम है इसे मैं गायब कर देता हूं। ठीक है, अब देखो ठीक से, सबसे पहले क्वेश्चन में पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया है, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक। देखो पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक, ये बीच वाला लाइन में फिलहाल मिटा देता हूं। अब सोचो पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक, तो इसका थ्योरम क्या है कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एस प्लस क्यू का एडिशन 180 या फिर पी प्लस आर का एडिशन 180। ठीक है, मैं लेता हूं एस और क्यू का एडिशन, मतलब फर्स्ट आंसर निकालने के लिए। तो यहां पर मैं लिखता हूं आंसर 1 के लिए। ठीक है, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक, ये पहला इंफॉर्मेशन मैंने लिया। ठीक है, अब ये साइक्लिक है तो बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो एंगल एस प्लस एंगल क्यू ये मैं लेता हूं यहां पर 180। ठीक है, बाय थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ओके, ठीक है, देन एस और क्यू में से आपको एस का मेजर दिया, देखो एंगल एस का मेजर कितना दिया है 110। ठीक से देखो एस का मेजर, एंगल एस 110 ये दिया है। ठीक है, यहां पर मैं पुट करता हूं 110, तो एंगल क्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल क्यू फाइंड करने के लिए 180 में से 110 को आपको माइनस, तो एंगल क्यू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ओके, तो देखो एंगल क्यू आपको मिला 70 डिग्री। हो गया पहला आंसर। ओके, कंप्लीट, बहुत सिंपल तरीके से। पी क्यू आर एस ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक के अपोजिट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री एज अ थ्योरम, दोनों में से एक एंगल एस आपको दिया है 110 क्वेश्चन में, तो दूसरा फाइंड करने के लिए 180 में से जो गिवन एंगल है ये माइनस कर देंगे तो आपको एंगल क्यू मिलेगा, और यही आंसर हमें फाइंड करना है। देखो मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, तो फर्स्ट आंसर होगा मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, मतलब क्यू एंगल ये 70 डिग्री, ये हुआ फर्स्ट आंसर। ओके, अब सेकंड आंसर देखो क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। अब हमें आर्क फाइंड करना है, आर्क, आर्क पी क्यू आर, देखो ये आर्क पी क्यू आर, ठीक से देखो आर्क पी क्यू आर, इसे फाइंड करना है, इसे फाइंड करना है आर्क पी क्यू आर, थोड़ा सोच के देखो। ओके, आर्क पी क्यू आर को कौन से एंगल ने इंटरसेप्ट किया है, वो एंगल है एंगल एस। देखो ठीक से पी एस आर, इस एंगल ने आर्क पी क्यू आर को इंटरसेप्ट किया है, मतलब ये एंगल है इंस्क्राइब एंगल, और इंस्क्राइब एंगल ने जो आर्क इंटरसेप्टेड किया है
उसके हाफ मेजर होता है इंस्क्राइब एंगल का। ठीक है, तो यहां पर हम कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं? इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ठीक से देखो, आर्क पी क्यू आर ये फाइंड करना है, और इस आर्क को एंगल पी एस आर ने किया है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब ये हुआ इंस्क्राइब एंगल। तो इंस्क्राइब एंगल का मेजर इंटरसेप्टेड आर्क के क्या होता है? हाफ। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ठीक है, एंगल पी एस आर, मेजर ऑफ एंगल पी एस आर, ये पी एस आर, इसका मेजर कितना होगा? हाफ। किसके हाफ होगा? इट्स इंटरसेप्टेड आर्क के। मतलब इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? देखो पी क्यू आर, आर्क पी क्यू आर, और इसी का मेजर हमें फाइंड करना है। और एंगल पी एस आर देखो कितना क्वेश्चन में दिया? पी एस आर 110। तो यहां पर हम लिखेंगे 110, ओके, इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर्क पी क्यू आर। ठीक है, अब 1/2 को ट्रांसफर कर दो इधर, तो 110 इंटू 2/1 फ्रैक्शन का उल्टा हो जाएगा, यहां पर रहेगा आर्क पी क्यू आर, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर आएगा 220 डिग्री आर्क पी क्यू आर। हो गया सेकंड आंसर भी क्लियर। ठीक है, आर्क पी क्यू आर का हमने मेजर फाइंड किया 220। ये आर्क पी क्यू आर देखो, पी क्यू आर ये इतना जो आर्क है इसका मेजर हमने फाइंड किया 220 डिग्री बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, ये हुआ सेकंड आंसर। ओके, अब इसका थर्ड आंसर देखो, ये मैं थोड़ा लिस्ट इधर कर लेता हूं, ये इससे मैं मिटा देता हूं। हमने फर्स्ट आंसर फाइंड किया एंगल पी क्यू आर, मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर 70 डिग्री का। ठीक है, सेकंड आंसर हमने फाइंड किया मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, यह फाइंड किया हमने 220 डिग्री। ओके, अब हम लिखेंगे थर्ड के लिए आंसर, इसे मैं मिटा देता हूं। देखिए अभी ठीक से, अब उसमें थर्ड आंसर क्या फाइंड करना है? देखो थर्ड आंसर, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, किधर है? देखो क्यू आर, क्यू आर, सिर्फ इतना ही हमें आर्क फाइंड करना है, क्यू आर, ये क्यू आर। ओके, ठीक से समझना, अभी क्या बताता हूं मैं, जो मैंने ज्यादा डार्क किया है इसी को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में सेकंड इंफॉर्मेशन क्या दिया? देखो, साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर क्यू। पी क्यू देखो अभी ठीक से, थर्ड आंसर हम फाइंड कर रहे हैं पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू, ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट दिए हैं। और ऐसा एक मैंने आपको एक बताया था थ्योरम कि किसी भी सर्कल में, सेम सर्कल में अगर कॉर्ड सेम होगा तो उससे रिलेटेड जो आर्क्स है, माइनर आर्क, वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बताया था मैंने आपको कि किसी भी सेम सर्कल में अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉर्ड से रिलेटेड जो आर्क्स है वो भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर कॉर्ड सेम है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, तो ये आर्क भी क्या हो जाएंगे? सेम। आर्क क्या हो जाएगा? सेम। मतलब ये अगर x डिग्री है तो ये भी कितना होगा? x डिग्री। आ रहा आपके समझ में? क्योंकि कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, क्वेश्चन में दिया है, तो रिलेटेड जो आर्क है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि आर्क पी क्यू और आर्क क्यू आर, इसे हम एज्यूम करते हैं x डिग्री। ठीक है, आर्क पी क्यू और आर्क क्यू आर, इसे हम एज्यूम करते हैं x डिग्री। ठीक है, और इन दोनों का अगर एडिशन किया तो आपको कौन सा आर्क मिलता है? देखो, आर्क पी क्यू आर, इन दोनों का मैं एडिशन करता हूं। देखो, आर्क पी क्यू प्लस आर्क क्यू आर, और इन दोनों का मैंने एडिशन कर दिया, आर्क पी क्यू प्लस आर्क क्यू आर, तो आपको होल आर्क मिलेगा पी क्यू आर, आर्क पी क्यू आर। समझ में आ रहा है आपके? ये आर्क मैंने x लिया, ये भी आर्क x हो जाएगा, क्योंकि कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो रिलेटेड माइनर आर्क भी कॉन्ग्रुएंट। ये मैंने x लिया आर्क, ये भी आर्क x हो जाएगा। ये दोनों आर्क का मैं एडिशन कर देता हूं तो टोटल कौन सा आर्क मिलेगा? पी क्यू आर। अब जस्ट यहां पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। देखो, ये पहला आर्क मैंने x लिया, x डिग्री, दूसरा आर्क भी x डिग्री, और ये जो आर्क पी क्यू आर, जो कंप्लीट आर्क मिल रहा है इतना पी क्यू आर, वो कितना फाइंड किया था? देखो, 220 डिग्री, 220 डिग्री, मतलब x प्लस x 2x इज इक्वल टू 220, तो x का वैल्यू हो जाएगा 220 अपॉन 2, मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 110। ओके, मतलब ये x, ये वाला आर्क, ये भी हो जाएगा 110, और ये जो x लिया था ये भी हो जाएगा 110।
ओके, और हमें कौन सा आर्क निकालना था? आर्क, देखो थर्ड आंसर क्या निकालना था हमें? क्यू आर। देखो आप ठीक से, आर्क क्यू आर, तो ये देखो आर्क क्यू आर, ये हो जाएगा x, x मतलब 110। ओके, देखो देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, ये हमें फाइंड करना था और वो हमने लिया था x, और x का वैल्यू कितना फाइंड किया हमने? 110। हो गया थर्ड आंसर कंप्लीट। ओके, ठीक है। अब इसके बाद में फोर्थ आंसर देखो क्या फाइंड करना है? मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू। देखो पी आर क्यू कहां पर है डायग्राम में? पी आर क्यू। ओके, अब मैं ये लाइन निकालता हूं, देखो पी आर क्यू, इसे मैं थोड़ा मिटा देता हूं, डायरेक्ट मैं लिखता हूं यहां पर, थर्ड लिस्ट कर देता हूं, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, एक्स मतलब 110 जो हमने फाइंड किया अभी। ओके, ये हुआ थर्ड आंसर। अब हमें फोर्थ आंसर निकालना है। फोर्थ आंसर देखो कौन सा एंगल फाइंड करना है? देखो क्वेश्चन में मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, किधर है पी आर क्यू? पी आर क्यू, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला। ठीक से बताइए ये कौन सा एंगल होगा? इंस्क्राइब्ड एंगल, क्योंकि आर पॉइंट देखो ऑन द सर्कल है, किसी भी एंगल का वर्टेक्स पॉइंट ऑन द सर्कल तो उसे हम बोलेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, तो इस इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजर, इतना मेजर कितना होगा? जो आर्क इंटरसेप्टेड किया है, कौन सा आर्क? पी क्यू। देखो ठीक से, पी क्यू, इस एंगल आर ने आर्क पी क्यू इंटरसेप्टेड किया है, तो किसी भी इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजर इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ होता है, मतलब पी क्यू के हाफ, मतलब 110 का हाफ, मतलब ये कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। ठीक है, लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, एंगल पी आर क्यू, मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड, कौन सा आर्क? देखो इस एंगल ने इंटरसेप्टेड किया है आर्क पी क्यू, तो यहां पर आर्क आएगा पी क्यू। ओके, पी क्यू। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2, आर्क पी क्यू का मेजर 110, क्योंकि दोनों भी हमने सेम निकाला था, x और x, तो ये 110 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 55। ये बस हो गया पी आर क्यू। ये हो गए हमारे ऐसे 4 आंसर्स। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी यहां पर कंप्लीट होता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इसका डिटेल अगर आंसर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपको डिटेल आंसर सेंड कर दूंगा। ओके, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं, उसके बाद में हम लेते हैं क्वेश्चन थर्ड। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ओके, अब ये जो थर्ड हम क्वेश्चन लेने वाले हैं ये बहुत ही सिंपल है। देखो आपके स्क्रीन पर क्वाड्रिलैटरल MRPN इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दिया है, मतलब आपको उसका जो थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम, कौन सा थ्योरम है? कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इस थ्योरम का आपको यूज करके आंसर निकालना पड़ेगा। जब कभी भी आपको कोई क्वाड्रिलैटरल अगर साइक्लिक दिया होता है क्वेश्चन में, तो उसका थ्योरम का आपको यूज करना पड़ेगा। कौन सा थ्योरम? अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम निकालता हूं, देखो एक डायग्राम सबसे पहले, और कौन सा दिया है? देखो साइक्लिक MRPN, यहां पर मैं लेता हूं M, R, ये P, और यहां पर लेता हूं N, इसे ज्वाइन कर देता हूं, ये हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल MRPN। करेक्ट? उसमें देखो अभी एंगल R आपको दिया है 5x - 13, एंगल R, ये एंगल R कितना दिया है? 5x - 13, 5x - 13। ओके, डिग्री। उसके बाद में सेकंड एंगल देखो कौन सा दिया है? एंगल N, 4x + 4, एंगल N 4x + 4 डिग्री। ओके, और आपको फाइंड करना है एंगल R एंड एंगल N। R और N का एक्चुअल कितना डिग्री होगा, ये हमें आंसर फाइंड करना है। ओके, सिंपल है R और N को फाइंड करना। तो सबसे पहले हम आंसर में क्या लिखेंगे? देखो
quadrilateral MRPN is a cyclic. ओके, दिया है क्वेश्चन में, गिवन. ओके, अब इसका थ्योरम क्या है कि साइक्लिक के अपोजिट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री. कौन से अपोजिट लेंगे हम? M और P लेंगे क्या? नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं, दोनों के दोनों नहीं पता, तो जो पता है उससे लेंगे, मतलब एंगल R और एंगल N बाय साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम. ओके, अपोजिट एंगल, एंगल R प्लस एंगल N, इन दोनों का एडिशन हमें लेना पड़ेगा 180. ठीक है, एंगल R का मेजर कितना पुट करते हैं, देखो 5x माइनस 13 ब्रैकेट में, प्लस एंगल N का मेजर पुट करते हैं 4x प्लस 4. और आपके समझ में, इज इक्वल टू ये 180. ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करते, यहां पर 5x माइनस 13 प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180. इसे आगे सॉल्व करते हैं. देखो 5x प्लस 4x, लाइक टर्म्स का एडिशन कर दो, कितना हो जाएगा? 5x प्लस 4x 9x बराबर है, प्लस माइनस 13 प्लस 4 का एडिशन कर दो, कितना हो जाएगा? -9 ग्रेटर नंबर, 13 में से 4 माइनस कर दो, 9 आंसर आएगा, और ग्रेटर नंबर साइन मतलब माइनस, और इज इक्वल टू 180. अब ये 9x जैसे के वैसे इज इक्वल टू 180 और -9 को ट्रांसफर +9, तो 9x इज इक्वल टू 180 प्लस 9 189, और इससे डिवाइड कर दो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, 189 डिवाइडेड बाय 9, तो x का वैल्यू क्या होगा बताइए मुझे अभी? 9 2 जा 18, 9 1 जा, मतलब x का वैल्यू 21. आ रहा समझ में? x का वैल्यू 21 हो गया क्या हमारा फाइनल आंसर? नहीं, हमें एंगल R और N का एक्चुअल डिग्री में कितना मेजर होगा वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एंगल R. देखो एंगल R कितना दिया था? 5x माइनस 13, इसमें हम इस x का वैल्यू पुट कर देते. ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू x का वैल्यू 21 माइनस 13, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 माइनस 13. अब 105 में से 13 माइनस कर दो, कितना आएगा? 100 में से 8 माइनस कर दो, 92. ओके, 92, तो एंगल R हो गया 92. ठीक है, अब एंगल R 92 हो गया, तो N फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? एंगल N फाइंड करने के लिए दोनों का एडिशन आता है 180, तो 180 में से ये जो फर्स्ट एंगल है 92, ये हम कर देते हैं माइनस, या फिर आप इसमें 4x प्लस 4 में भी वैल्यू x का वैल्यू पुट कर सकते हैं. ठीक है, 180 में से 92 माइनस, कितना आंसर आएगा? 88. कितना आंसर आएगा? 88. ओके, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एंगल N इज इक्वल टू 4x प्लस 4, इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हो. 4 इंटू x का वैल्यू देखो 21 और प्लस 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 4, और इन दोनों का एडिशन 88. डिग्री देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंगल N. तो इस तरह से हमने एंगल R और एंगल N को फाइंड किया है, और आपके समझ में? ठीक है, ओके, तो यहां पर ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते फोर्थ क्वेश्चन के जैसे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आएगा, इसके जैसा कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें x लिखा होगा, ये साइक्लिक दिया होगा, आपको x का वैल्यू सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, और फिर बाद में एक्चुअल एंगल R और N आपको फाइंड करना पड़ेगा उसमें x का वैल्यू पुट करने के बाद. ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वो नहीं लेंगे हम. चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम फिफ्थ. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इसे मैं मिटा देता हूं. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 5, फोर्थ नहीं लेना है, फोर्थ क्वेश्चन को नहीं लेना है. ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, देखो प्रूव करना है, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. कि कोई भी रेक्टेंगल दिया हो,
वो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। होता है क्या, कैसे प्रूफ करेंगे कि एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एनी रेक्टेंगल बोला है तो सबसे पहले आपको रेक्टेंगल यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इसे आप नाम दे सकते हो ABCD। अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको सबसे पहले ऐसा डायग्राम निकालना पड़ेगा। ठीक है, ईच एंगल 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ऑपोजिट साइड सेम भी होते हैं लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, ओके। अब यहां पर हम लिख सकते हैं गिवन में, क्या लिखेंगे गिवन में कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, और हमें आंसर फाइंड करना है, प्रूव करना है। टू प्रूव क्या लिखेंगे कि क्वाड्रिलैटरल ABCD जो रेक्टेंगल है ये होगा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ओके, ऐसा आपको डायग्राम निकालना पड़ेगा, गिवन लिखना पड़ेगा, टू प्रूव लिखना पड़ेगा, और इसके बाद में आएगा प्रूफ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो, मुझे बताइए कि एखादा क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक कब होता है, कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा थ्योरम यूज करोगे, इसमें आप यूज करोगे कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का पहला कंडीशन। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का जो कन्वर्स होता है उसका पहला कंडीशन जो मैंने आपको समझा कर दिया था, क्या था उसमें कि कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल दिया होगा, कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल दिया होगा और उसके अगर अपोजिट एंगल का एडिशन, किसी भी एक पेयर का, दोनों पेयर की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पेयर का एडिशन, अपोजिट एंगल्स का एडिशन अगर 180 आता होगा तो ये क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ओके, ठीक है, तो हमें लेना है कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। देखो, सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, अब आपको पता है ये क्वेश्चन में दिया है, मतलब गिवन लिखेंगे। ठीक है, अब अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका ईच एंगल हमें पता है, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है, इज 90 डिग्री। मतलब एंगल A या फिर एंगल B या फिर एंगल C या फिर एंगल D, सबका मेजर होने वाला है 90 डिग्री। ठीक है, और हमें जरूरत कौन से एंगल्स की है, सिर्फ अपोजिट एंगल्स। तो यहां पर लेते हैं मेजर ऑफ एंगल A और इसका अपोजिट एंगल मेजर ऑफ एंगल C, और इन दोनों का करते हैं हम प्लस। सिर्फ अपोजिट एंगल का एडिशन करना है, इज इक्वल टू 90। देखो, एंगल A का मेजर 90, C का भी मेजर 90, और दोनों का अगर प्लस करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, 180 डिग्री। हो गया क्लियर, प्रूफ हो गया। देखो, अपोजिट एंगल्स, ये है अपोजिट एंगल्स, ठीक है, और ये क्या है इनका एडिशन 180, मतलब आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। ओके, और जहां पर अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। बस हो गया प्रूफ। नीचे में स्टेटमेंट लिखना है आपको, बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ साइक्लिक। बस हो गया, ठीक है, ओके। देन इसके बाद में हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसे मैं मिटा देता हूं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में। ओ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें देखो प्रूव करने के लिए आया कुछ। क्या प्रूव करने के लिए आया, देखो, प्रूव दैट के बाद में क्वाड्रिलैटरल WZPT इज साइक्लिक, मतलब इसके पहले का जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही प्रूफ करना है। ये क्वाड्रिलैटरल है WZPT, देखो डायग्राम में WZPT, इसे प्रूफ करना है साइक्लिक, मतलब इसका कन्वर्स ऑफ साइक्लिक हमें यूज करना पड़ेगा। सेकंड आंसर देखो क्या फाइंड करना है, पॉइंट्स XZTY, XZTY, ये चारों पॉइंट्स क्या प्रूफ करना है, कौन साइक्लिक। इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल जो थ्योरम हुआ था
उसका जो मैंने आपको कन्वर्स समझा कर दिया था, जिसमें फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन पर यह पूरा क्वेश्चन कंप्लीट बेस है। ओके, तो दोनों कंडीशन का हम यहां पर यूज करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट आंसर देखो, WZPT डायग्राम में देखो, WZPT, ठीक है। पहला आंसर मैं आपको बताता हूं, WZPT देखो, ऊपर में W है, यहां पर मैं डायग्राम निकालता हूं, ये W, ठीक है। ओके, ये कुछ ऐसा Z दिया है इधर, ये Z, उसके बाद में ये ऐसा इधर P आया है, ओके, और उसके बाद में ये ऐसा T दिया है, ठीक है। देखो अब ठीक से, ये जो WZPT, ये पहला आंसर क्या प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक है। कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक से देखो, Z के पास, डायग्राम में देखो, Z के पास, ओके, Z के पास देखो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है, नीचे में, तो ऊपर का उधर का भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। इधर का 90 है तो उधर का भी 90, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। और ये लीनियर पेयर है, इसलिए ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। वैसे T के पास में देखो, आप T के पास में देखो, ये नीचे का 90 डिग्री का है, तो ऊपर में भी T के पास 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, मतलब ये 90 डिग्री। देखो अभी ये 90 है, ये 90 है, ओके, और दोनों का एडिशन कर दिया, अपोजिट एंगल, मतलब एंगल Z प्लस एंगल T इज इक्वल टू 90 प्लस 90, मतलब आंसर क्या मिलेगा, 180। मतलब क्या हुआ कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, उन दोनों का एडिशन 180 आ रहा है अपोजिट एंगल्स का। तो इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल WZPT इज अ साइक्लिक। बस हो गया, पहला आंसर खत्म, बहुत ही सिंपल है। इसके पहले का जैसे मैंने आपको प्रूफ लिख कर दिया, इसके पहले का क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5, बस वैसे ही इसका आंसर लिखना है, ठीक है। अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, 90 प्लस 90 180 आता है, और जहां पर अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वो क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा साइक्लिक। हो गया, पहला आंसर खत्म। दूसरा आंसर देखो, अभी पॉइंट्स XZTY, डायग्राम में देखो XZTY, अब ये चारों के चारों पॉइंट्स मैं यहां पर डायग्राम निकालता हूं, XZTY, देखो ये Z पॉइंट, ये X पॉइंट, ठीक है, यहां पर Y पॉइंट है, ओके, और यहां पर है T पॉइंट, ओके। आ रहा समझ में आपके, X और Y में से एक लाइन पास की है, देखो XY, और X और Z के साथ में ये जो एंगल फॉर्म हुआ है, देखो ठीक से, ये 90 डिग्री का है, और X और T के साथ में जो एंगल फॉर्म हुआ है ये भी है 90 डिग्री का। ठीक से देखो, अभी आप सेकंड कंडीशन में मैंने आपको ऐसे समझा कर दिया था कि चारों पॉइंट्स कैसे सिचुएशन में होने चाहिए, कैसे कंडीशन में होने चाहिए कि दो पॉइंट में से एक लाइन पास होनी चाहिए और बाकी के दो पॉइंट्स लाइन के सेम साइड पर होने चाहिए। लेकिन कैसे, कि एंगल XZY और एंगल XTY ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो ये दो लाइन में से एक लाइन पास हो रही है, बाकी के दो पॉइंट सेम साइड पर है, और Z के पास और T के पास में जो एंगल फॉर्म हुआ है ये दोनों के दोनों देखो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये भी 90 है वो भी 90 है। हो गया, मतलब यहां पर क्या लिखेंगे हम, एज अ कंडीशन 2, ठीक है, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, कि पॉइंट्स Z and T lies in the same side किसके, ऑफ लाइन XY, बराबर है। देखो Z और T ये दोनों के दोनों पॉइंट्स कहां पर है, XY के सेम साइड, एंड सच दैट, ठीक है, एंगल XZY कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ में, XTY के साथ में, एंगल XTY के। तो देन ठीक है, पॉइंट्स XY TZ, पॉइंट्स XY T और Z आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। हो गया, ये भी आंसर खत्म। मतलब ये कंडीशन 1 और ये कंडीशन 2, ठीक है, दोनों का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, समझ, ठीक है, ओके, बहुत ही सिंपल आंसर है। इसके बाद में हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है।
इसे मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, बस 2 क्वेश्चन बाकी है, ये पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। देखो क्वेश्चन नंबर 7, एक डायग्राम दिए, सर्कल दिया है, उसमें हमें फाइंड करना है एंगल NMS। देखो ठीक से, NMS। एक्चुअल सबसे पहले मैं ये डायग्राम यहां पर फिर से ड्रॉ करता हूं। देखो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ऐसे कुछ डायग्राम दिया है, ओके। यहां पर N दिया है, यहां पर M दिया है, यहां पर S, देखो आप डायग्राम में, ओके। और यहां पर E पॉइंट, यहां पर F पॉइंट, ओके। अब इस डायग्राम को मैं, जो ओरिजिनल डायग्राम दिया है, इसे मैं गायब कर देता हूं। देखो अब क्वेश्चन में क्या दिया, देखो आप ठीक से, मेजर ऑफ आर्क, देखो आप ठीक से, मेजर ऑफ आर्क NS 125, NS ये दिया है 125, ओके। ये वाला आर्क 125, ठीक है। दूसरा आर्क देखो, आर्क EF 37, EF ये दिया है 37 डिग्री का, ये आर्क 125, ये 37 डिग्री का। और फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, देखो आप ठीक से, एंगल NMS, एंगल NMS, कौन सा एंगल है, देखो NMS ये वाला। टू फाइंड एंगल NMS, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना। मैंने आपको 4 फार्मूले बताए थे, कौन से फार्मूले, जिसमें एंगल का वर्टेक्स पॉइंट अगर सर्कल के बाहर होगा, ओके, एंगल का वर्टेक्स पॉइंट सर्कल के अगर बाहर होगा तो उस एंगल का मेजर कितना होता है, उसने जो आर्क्स इंटरसेप्टेड किए हैं उनके सब्ट्रैक्शन के हाफ। देखो यहां पर एंगल NMS का जो वर्टेक्स पॉइंट है M पॉइंट, ये कहां पर है, सर्कल के बाहर में, ठीक है। तो इस एंगल का मेजर मतलब NMS, मेजर ऑफ एंगल NMS, इसका मेजर होगा, हाफ होगा, किसके हाफ होगा, उसने जो आर्क इंटरसेप्टेड किए उसके सब्ट्रैक्शन के हाफ, मतलब आर्क NS, ओके, आर्क NS, इसमें से माइनस करना पड़ेगा आर्क EF, ओके। देन 1/2, ओके, NS का मेजर देखो कितना दिया है 125 डिग्री, माइनस EF का मेजर दिया है 37, और इन दोनों का हम कर देते हैं सब्ट्रैक्शन। कितना होगा, 125 में से 37 माइनस 88, कितना आंसर आएगा 88 डिग्री। और 88 को डिवाइड कर दो 2 से, आंसर आएगा 44। मतलब एंगल NMS का ये मेजर कितना हो जाएगा 44 डिग्री का। बस क्वेश्चन खत्म है। देखो कितना सिंपल, मतलब जो मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी बताया था उसमें बताया था मैंने कि किसी एंगल का वर्टेक्स पॉइंट सर्कल के अगर एक्सटीरियर में है, इस तरह से एक्सटीरियर में है, तो उसका मेजर होता है जो आर्क इंटरसेप्ट करता है ये एंगल, उसके सब्ट्रैक्शन के हाफ, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, बड़े आर्क में से छोटा आर्क माइनस और उसका हाफ। 125 में से 37 माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 88 और उसका हाफ मतलब 44 डिग्री, ओके, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसे मैं मिटा देता हूं। देखिए ठीक से, अभी ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। देखिए अभी ये जो डायग्राम, इसमें देखो सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। देखो ओके, ये AC और ये DE, ओके, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसका जो ओरिजिनल डायग्राम है इसे मैं गायब कर देता हूं, ओके। देखिए अभी ठीक से, सबसे पहले इस डायग्राम में क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो आपको दिया है कॉर्ड AC एंड कॉर्ड DE इंटरसेक्ट एट B, ओके, दोनों के दोनों कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट B, ये पॉइंट B है, ठीक है।
इफ एंगल ABE 108, एंगल ABE, इस एंगल का मेजर दिया है 108, ओके, ठीक है। उसके बाद में मेजर ऑफ आर्क AE, अच्छा ऊपर का आर्क देखो ठीक से, ये दिया है AE, कितना दिया है 95, ओके 95। और उसके बाद में फाइंड मेजर ऑफ आर्क DC, ओके ये DC हमें फाइंड करना है, DC हमें फाइंड करना है, इसे फाइंड करना है। देखो कितना सिंपल है, कौन से एंगल का मेजर दिया, देखो ABE, ये वाला एंगल, ठीक से देखो एंगल ABE, ओके। जिस एंगल का मेजर दिया है उस एंगल का वर्टेक्स पॉइंट कौन सा है, B। ये कहां पर है, सर्कल के बाहर है या ऑन द सर्कल है या सर्कल के अंदर में, सर्कल के अंदर में। इसके लिए भी मैंने आपको फार्मूला समझा कर दिया था कि किसी एंगल का वर्टेक्स पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो उसका मेजर कितना होता है, वो भी हाफ ही होता है, लेकिन किसके हाफ होता है कि उसने जो आर्क इंटरसेप्टेड किया है AE और उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ने जो आर्क इंटरसेप्टेड किया है DC, इनके एडिशन के हाफ, ओके। तो यहां पर हम लिखने वाले एंगल ABE, मेजर ऑफ एंगल ABE, ओके ABE, इसका मेजर हाफ होगा, किसके हाफ होगा, इस एंगल ने जो इंटरसेप्ट किया आर्क AE, और प्लस करना पड़ेगा उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ने जो आर्क इंटरसेप्ट किया है DC, आर्क DC, ओके, इनके एडिशन के हाफ, ये आपको ध्यान में रखना है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो एंगल ABE का मेजर दिया है 108, यहां पर 1/2, आर्क AC, सॉरी AC नहीं, गलत हो गया मेरा, यहां पर AC नहीं चाहिए, यहां पर चाहिए AE, क्या चाहिए यहां पर AE, ये दिया है 95 प्लस आर्क DC, ये फाइंड करना है, तो ये आर्क DC जैसे के वैसे, ओके। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 2 को ट्रांसफर कर दो, 2 जो नीचे में है वो ऊपर में चला जाएगा, 108 इंटू 2, ठीक है, इधर 95 प्लस आर्क DC, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 216, 108 का डबल कर दो 216 इज इक्वल टू 95 प्लस आर्क DC। अब इस 216 में से 95 को माइनस कर दो, क्योंकि इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा, आर्क DC। अब कितना सब्ट्रैक्शन मिलेगा, देखो 216 माइनस 95, 6 में से 5 माइनस किया 1, 11 में से 9 माइनस किया 2, कैरी 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, आंसर आएगा 121 डिग्री। क्लियर हो गया, आर्क DC का मेजर हो गया 121 डिग्री, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म, ओके। बस 8 क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट 3.4 में, जिसमें से मैंने क्वेश्चन 4th नहीं लिया, ओके। और उसे आप भी मत कीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको सॉल्व करके दिया हो। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 यहां पर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लेने वाले हैं प्रैक्टिस सेट लास्ट प्रैक्टिस सेट 3.5। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलेंगे, बाय बाय।